आज हम लोग बात करेंगे उस फैसले के बारे में जो इंदिरा गांधी पर भारी पड़ा था। आखिर वो फैसला क्या है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं, जानते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई मौके ऐसे आए जिन्होंने देश की दशा और दिशा ही बदल दी। 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की। उनकी जीत को उनकी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने चुनौती दी थी। लोकसभा चुनाव की बात हो रही है और अगर आपको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में इस मुकदमे को इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से जाना जाता है। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और उन पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दर्ज हुआ था मामला। और 12 जून 1975 की सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भर चुका था और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की नजरें थी, क्योंकि वो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। मामला 1971 के रायबरेली चुनाव से जुड़ा था। ये वही लोकसभा चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव जीती थी। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को भारी अंतर से हराया था, लेकिन राजनारायण अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाल दिया था। जब परिणाम घोषित हुआ तो राजनारायण के होश उड़ गए। राजनारायण की अपील नतीजों के बाद राजनारायण शांत नहीं बैठे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपील की कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ठीक 10 बजे अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में आए सभी लोग उठकर खड़े हुए। शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया कि राजनारायण की याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को उन्होंने सही पाया है। राजनारायण की याचिका में जो 7 मुद्दे इंदिरा गांधी के खिलाफ गिनाए गए थे, उनमें से 5 में तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को राहत दे दी, लेकिन 2 मुद्दों पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी पाया। फैसले के अनुसार जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने के आयोग ठहरा दिया गया था। ये ऐतिहासिक मुकदमा मार्च 1975 का महीना जस्टिस सिन्हा की कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें पेश होने लगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनका बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया। तारीख तय की गई 18 मार्च 1975 की। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को पेश होना था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने भी पेशी की तैयारी की। जजों को प्रभावित करने की कोशिश भी खूब हुई, क्योंकि आप सोचिए सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात हो रही है तो उनके खिलाफ फैसला आना था, तो वो उन्होंने तो उससे अपने आप को राहत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए होंगे ना। तो सवाल यह भी था कि जज के सामने प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का शिष्टाचार कैसा हो, क्योंकि अदालत में सिर्फ और सिर्फ जज के प्रवेश करने पर ही उपस्थित लोगों के खड़े होने की परंपरा है। पर जब प्रधानमंत्री सामने हो तो राजनारायण की ओर से जिरह करने वाले वकील शांति भूषण याद करते हैं, इंदिरा के कोर्ट में प्रवेश करने से पहले जस्टिस सिन्हा ने कहा, अदालत में लोग तभी खड़े होते हैं जब जज आते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी के आने पर किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। लोगों को प्रवेश के लिए पास बांटे गए थे। अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। इंदिरा गांधी उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, तो ऐसे में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिश भी शुरू हुई। और आप देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस DS माथुर इंदिरा गांधी के निजी सचिव निजी डॉक्टर KP माथुर के करीबी रिश्तेदार थे और चुनाव रद्द। शांति भूषण के बताते हैं कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के घर पर जस्टिस माथुर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। उन्होंने जस्टिस सिन्हा से कह दिया कि अगर वो राजनारायण वाले मामले में सरकार के अनुकूल फैसला सुनाते हैं तो उन्हें तुरंत सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी, लेकिन इसका जस्टिस सिन्हा पर कोई असर नहीं हुआ। जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। जनप्रतिनिधित्व कानून में इसका इस्तेमाल भी चुनाव कार्यों के लिए करना गैर कानूनी था और इन्हीं 2 मुद्दों को आधार बनाकर जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा के लिए चुनाव निरस्त कर दिया। और साथ ही जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन का स्थगन आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के इतिहास में भी पहला मौका था जब किसी हाईकोर्ट के जज ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला सुनाया हो।
और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर बताते हैं कि इस फैसले के बाद उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगजीवन राम से हुई। जगजीवन राम ने उन्होंने पूछा कि क्या इंदिरा गांधी इस्तीफा देंगी, तो उनका कहना था नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो पार्टी में घमासान मच जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी की तरफ से पैरवी करने के लिए मशहूर वकील एन पालकीवाला को बुलाया गया। आखिरकार इंदिरा गांधी की तरफ से अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई और दाखिल हुई और 22 जून 1975 को और वेकेशन जज जस्टिस BR कृष्ण अय्यर के सामने ये दलील अपील आई। इंदिरा गांधी की तरफ से पालकीवाला ने बात रखी। राजनारायण की तरफ से शांति भूषण अदालत में आए। जस्टिस BR कृष्ण अय्यर ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा था कि उन पर भी इस केस को लेकर दबाव बनाने की कोशिश हुई थी और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने स्वीकार किया था कि देश के कानून मंत्री गोखले ने उनसे मिलने के लिए फोन किया था। झटका और इमरजेंसी की घोषणा 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दे दिया, लेकिन ये पूर्ण स्थगन आदेश न होकर आंशिक स्थगन आदेश था। जस्टिस अय्यर ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकती है, लेकिन वोट नहीं कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती थी। जस्टिस अय्यर के इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर अपने हमले तेज कर दिए थे और 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की रैली रामलीला मैदान में हुई थी और इसी रैली के बाद इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, इमरजेंसी की घोषणा कर दी। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 352 में और राष्ट्रपति शासन की बात की गई 356 में और वित्तीय आपातकाल की बात की गई 360 में। ये जरूर याद रखिएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।